नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून पर बात करते हैं। ये है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये वो कानून है जिसे घर की चार दीवारी के अंदर महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। पर सवाल ये है कि ये असल में करता क्या है और काम कैसे करता है। आइए इसे करीब से समझते हैं। अच्छा, जब हम घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस जैसा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? मारपीट, चोट, यही सब है ना? पर क्या हिंसा का मतलब सिर्फ यहीं तक है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि कानून की नज़र में इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। सच कहूं तो 2005 का ये एक्ट अपने आप में एक क्रांति जैसा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसने पहली बार कानूनी तौर पे ये माना कि दुर्व्यवहार यानी अब्यूज सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है, इसके कई रूप हो सकते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक दुर्व्यवहार। ये वो रूप है जिसे हम सब आसानी से पहचानते हैं, जैसे कि मारना, पीटना या ऐसा कोई भी काम जिससे शरीर को चोट पहुंचे। लेकिन इस कानून के लिए ये तो बस एक शुरुआती बिंदु है। इसके बाद आता है यौन दुर्व्यवहार। ये कानून साफ तौर पर कहता है कि किसी भी घरेलू रिश्ते में यौन प्रकृति का कोई भी अपमानजनक बर्ताव जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाए, वो एक गंभीर दुर्व्यवहार है और इसे अलग से पहचान देना एक बहुत ही बड़ा कदम था। फिर वो जख्म आते हैं जो दिखते नहीं, मतलब मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। किसी का अपमान करना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना या लगातार ताने मारना। ये कानून मानता है कि शब्दों से पहुंचाई गई चोट भी उतनी ही गंभीर होती है। और फिर आता है आर्थिक दुर्व्यवहार। ये इस कानून का एक बहुत ही प्रगतिशील पहलू है। इसका मतलब है कि किसी को पैसों के लिए मोहताज कर देना, उसके पैसे छीन लेना या घर खर्च ना देना, ये भी दुर्व्यवहार का ही एक रूप है, एक बहुत शक्तिशाली हथियार। तो ये तो साफ हो गया कि कानून दुर्व्यवहार को बहुत बड़े दायरे में देखता है। पर अगला सवाल ये है कि ये सुरक्षा देता किसको है। यहां भी कानून ने अपनी परिभाषा बहुत साफ रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल सके। दो मुख्य शब्द हैं। एक है पीड़ित व्यक्ति, मतलब कोई भी महिला जो सुरक्षा मांग रही है, और दूसरा है प्रत्यर्थी, मतलब वो व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्यर्थी में सिर्फ पति ही नहीं बल्कि उसके पुरुष और महिला रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। और इस पूरे कानून की नींव टिकी है घरेलू नातेदारी या डोमेस्टिक रिलेशनशिप की इस परिभाषा पर। इसका मतलब है कि ये कानून सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते पर लागू नहीं होता। ये खून, शादी या गोद लेने के रिश्ते से जुड़े किसी भी सदस्य पर लागू होता है, जिसमें माँ, बेटी, बहन और यहां तक कि लिव इन पार्टनर भी शामिल हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि हिंसा क्या है और सुरक्षा किससे मिल सकती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि कोई इस कानून के तहत असल में मदद कैसे पा सकता है। इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस को जानबूझकर बहुत सीधा और समय सीमा के साथ बनाया गया है। शिकायत करने से लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पहली सुनवाई तक के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त तय किया गया है। ये दिखाता है कि कानून का मकसद फौरन राहत पहुंचाना है। और ये नंबर 60 दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानून का लक्ष्य है कि पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के अंदर अंदर मामले पर अंतिम फैसला आ जाए। ये कोशिश है कि न्याय में देरी ना हो। अब बात करते हैं इस कानून की असली ताकत की। इसकी असली ताकत उन खास आदेशों में है जो एक मजिस्ट्रेट दे सकता है। ये वो आदेश हैं जो तत्काल सुरक्षा और मदद मुहैया कराते हैं। मोटे तौर पर 5 तरह के राहत आदेशों की मांग की जा सकती है। ये हैं संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनीय अनुतोष, अभिरक्षा यानी कस्टडी आदेश और प्रतिकर यानी मुआवजे का आदेश। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी है संरक्षण आदेश। इसे आप एक कानूनी ढाल की तरह समझ सकते हैं। ये दुर्व्यवहार करने वाले को तुरंत किसी भी तरह की हिंसा करने से रोकता है। इसके बाद आता है निवास आदेश, जो बहुत बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि पीड़ित महिला को बेघर न होना पड़े। कोर्ट आदेश दे सकता है कि महिला को उसी साझा घर में रहने दिया जाए, भले ही वो घर उसके नाम पर हो या ना हो। ये आदेश सीधे तौर पर आर्थिक दुर्व्यवहार से लड़ने के लिए है। यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित महिला और उसके बच्चों को आर्थिक रूप से लाचार न छोड़ा जाए और उनके खर्चे पूरे हों। ऐसी मुश्किल स्थितियों में ये कानून बच्चों की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर रखता है। अदालत चाहे तो बच्चों की टेम्पररी कस्टडी पीड़ित मां को दे सकती है। और आखिर में प्रतिकर आदेश।
ये आदेश इस बात को मानता है कि हिंसा से सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी गहरा नुकसान होता है और उस नुकसान के लिए भी मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, कोई भी अच्छा कानून बस एक किताब में लिखा हुआ पाठ नहीं होता। वो समय के साथ बढ़ता है, विकसित होता है, और ये विकास होता है अदालतों की व्याख्याओं से। इस कानून के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सतीश चंद्र आहूजा मामले ने इस कानून की समझ को बहुत बदल दिया। इस केस से पहले साझी गृहस्थी या शेयर्ड हाउसहोल्ड का मतलब अक्सर वही घर होता था जो पति के नाम पर हो, लेकिन 2020 के इस फैसले के बाद इसकी परिभाषा बहुत व्यापक हो गई। सुप्रीम कोर्ट का ये कथन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अदालत ने साफ किया कि एक महिला का अपने घर में सुरक्षित रहने का अधिकार उसकी सुरक्षा और सम्मान का एक मौलिक हिस्सा है। तो इसका जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बहू को उसके ससुराल वाले सिर्फ इसलिए घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो घर ससुर के नाम पर है। अगर वो उस घर में एक घरेलू रिश्ते में रह रही थी तो उसे वहां रहने का अधिकार है। तो ये कानून एक मजबूत कानूनी ढाल तो देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि एक समाज के तौर पर हम सब ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये कानूनी सुरक्षा हर जरूरतमंद तक असल में पहुंचे और एक हकीकत बने। ये एक सोचने वाली बात है।